हम लोग बात करेंगे डायपोल मोमेंट को। ध्यान रखिएगा, मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट है। और इसकी बेसिक डेफिनेशन में हमें बोला गया कि अगर मान लीजिएगा ए और दूसरा केमिकल आपका बी बन गया है और थोड़े टाइम के बाद हमने कहा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मान लीजिएगा आपकी ए की कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बी की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बी खींचेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बी खींचेगा तो थोड़ी देर के बाद क्या आपका जो कंपाउंड हो सकता है, क्या वो बन सकता है कि बी पर पार्शियल आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज और इस पर आपका आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। किसी पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड पर किसी तरफ इलेक्ट्रॉन का जाना कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि जो टोटल चार्ज रहेगा वो अभी भी जीरो है, जितना नेगेटिव उतना ही आपका पॉजिटिव। और अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप चले लगे तो एक को आप प्लस क्यू चार्ज, दूसरे को माइनस क्यू चार्ज लिख सकते हैं। तो हमें डायपोल में बोला गया कि जो डायपोल रहेगा उसका वैल्यू रहेगा Q इंटू डी। कई बार लोग Q का मॉड भी लिख देते हैं, तो मैंने भी Q का मॉड लिख दिया। तो क्वेश्चन आया Q का मॉड क्यों लिखा, मैं बोलूंगा या तो नेगेटिव वाली क्वांटिटी ले लीजिएगा या पॉजिटिव वाली क्वांटिटी लेगा, किसी का भी मॉड। और Q टोटल चार्ज नहीं है, चूंकि इस पर टोटल चार्ज तो ऑलवेज जीरो रहेगा, चूंकि जितना नेगेटिव उतना ही आपका पॉजिटिव। तो किसी का भी पार्शियल चार्ज दीजिएगा, वो चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस। अब कोई कहने लगे जी डिस्टेंस क्या होता है, तो मैंने बोलने लगा कि इनके बीच का जो भी डिस्टेंस रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि डायपोल क्या एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे बोला गया कि जो डायपोल रहेगा वो आपका डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और वेक्टर क्वांटिटी में दो पॉइंट होते थे, एक होता था आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता था आपका डायरेक्शन। तो हमने बोला गया इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं बोलूंगा इसकी डायरेक्शन होगी जो आपका मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको हम इस टाइप से इंडिकेट करते हैं। मूवमेंट का मतलब हल्का सा मूवमेंट, यानी कि आप उठा के जैसे NaCl बनाते हैं, एक Na पॉजिटिव और दूसरा नहीं, हल्का सा जो पर्टिकुलर कोवलेंट है वो किधर की तरफ मूव कर रहा है, उस मूवमेंट के डायरेक्शन को ही हम लोग बोलेंगे कि वो डायपोल मूवमेंट का आपका डायरेक्शन आ गया। दूसरी चीज, हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए सब कुछ फोकस है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में क्लास 12 में बताया जाएगा कि जो डायरेक्शन होगी वो इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि केमिस्ट्री में जो फोकस होता है वो इलेक्ट्रॉन पर फोकस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, तो ध्यान से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमें कहा गया कि इतना तो सब कुछ मान लीजिएगा सही है, हमें तो आप एग्जाम्पल करके बताएगा। तो मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल नंबर 1 आपका आता है, मान लीजिएगा आपका HF। तो बोलूंगा हमने ये पढ़ा था कि ये जो पर्टिकुलर आपका H और F बना हुआ है, किसका EN ज्यादा है, बोलूंगा EN कुछ भी कर लो, टॉपर बैठा है आपका फ्लोरीन, और फ्लोरीन अगर टॉपर बैठा हुआ है तो डायरेक्शन बन जाएगी डायपोल मूवमेंट की कुछ इस टाइप से। यहां तक समझ में आ गया कि H और F में कौन खींच रहा है, तो बोलूंगा F खींच रहा है। F खींच रहा है तो आपका भाई डायपोल इधर की तरफ हो गया। मैग्नीट्यूड कितना है हम लोग बाद में प्रैक्टिकल निकालेंगे उसका। उसके बाद कोई कह लेंगे जी एग्जाम्पल हो गया, अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो हम बोलेंगे जो इसकी यूनिट्स होंगी वो हम लोग को याद करनी है। तो सबसे पहला बोला गया जो यूनिट होती है वो आपका पहली होती है कूलाम डॉट मीटर, दूसरी यूनिट होती है आपकी ESU डॉट सेंटीमीटर, और थर्ड यूनिट होती है इसका डेबाई लिख दिया है आराम से, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल D से। तो क्वेश्चन ये आता है क्या हम इनको सबको याद करना है, बोलूंगा इनको याद नहीं करना, जो याद करना है वो है 1 डेबाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻3030, और ये रहेगा आपका कूलाम डॉट मीटर। और चूंकि ये आपको याद करना है तो मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। ये न्यूमेरिकल में कई बार हम लोग को यूज करना होता है। तो हम लोग जब डी की बात करेंगे, कैपिटल डी की बात करेंगे, तो आपको उसको कूलाम डॉट मीटर, अरे ये डॉट मत हटा देना, कभी डॉट हटाने के बाद जी सेंटीमीटर आगे क्या है, नहीं कूलाम डॉट मीटर है। तो 1 डेबाई का हम लोग को वैल्यू याद करना है। यहां पर आने के बाद अब हम लोगों को कहा गया चलेगा हम निकालते हैं कि किन कंपाउंड में डायपोल आएगा और किन कंपाउंड में डायपोल नहीं आएगा। धीरे धीरे हम 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया, मान लीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1,
और क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया कि H2O का आपका डायपोल जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। तो मैंने कहा H2O, एक ऑक्सीजन इधर आया, हाइड्रोजन एक इधर आया, एक इधर आया, और हमने ये भी पढ़ा है कहीं ना कहीं यहाँ पर लोन पेयर भी होता है और यहाँ पर भी आपका लोन पेयर होता है। OH ने HO ने खींचा, OH ने O ने खींचा, तो क्या ऐसा लगेगा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींच रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींच रहे हैं तो बोलूंगा डायपोल हो चुका है आपका नॉन जीरो। हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 2 और ले लेते हैं, और हमने कहा अगला केमिकल आया आपका BeCl2, और जैसे आपने BeCl2 बोला तो मैंने कहा Be इधर Cl गया, इधर Cl गया, डायपोल कितना होगा, तो बोलूंगा एक ने खींचा इधर, एक ने खींचा इधर, दोनों ने ईएन डिफरेंस सेम था, दोनों तरफ एटम सेम थे, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, और कैंसिल करने का मतलब हो गया डायपोल कितना हो गया आपका जीरो। हाँ, बॉन्ड के बीच में डायपोल है, लेकिन मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट आपका जीरो है। BeCl में डायपोल, लेकिन ओवरऑल डायपोल बोलूंगा जीरो। यहां से अगर आपके सिंपल क्वेश्चन होने स्टार्ट हो गए तो हम लोगों को कहा गया कि ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं, और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगूं तो पहले आपको बोल रहा हूं कि हमें बार बार फिजिक्स याद करनी है। हमने कहा ये केमिस्ट्री में फिजिक्स कैसे आ गई, तो केमिस्ट्री में हम अगर फिजिक्स यूज करने लगे तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F टोटल इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। हम उस चीज को अप्लाई करेंगे। हमें कहा गया कि मान लीजिएगा ये पर्टिकुलर आपका डायपोल है, ये बेंजीन बनाए और बेंजीन में इधर लगा दिया Cl, और आपको बोला गया कि ये पर्टिकुलर डायपोल इधर की तरफ लगा हुआ है, जिसका डायपोल आपका 1.75 डेबाई आया। मान लीजिएगा, अगर यहां तक मान लिया तो हमने कहा अब इसके सॉल्यूशन करने स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसी में ए ऑप्शन उठाने लगूं और बोलने लगूं कि आपके पास एक पर्टिकुलर बेंजीन है और बेंजीन के बाद एक Cl इधर और एक Cl इधर लग रहा है, मान लीजिएगा, तो क्या बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर कार्बन Cl में एक ऊपर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, तो मैं क्या बोलता हूं एक डायपोल कुछ इधर की तरफ रहेगा और एक डायपोल आपका इधर की तरफ रहेगा, और इन दोनों के जो बीच का एंगल रहेगा वो आपका रहेगा 60 डिग्री। दो फोर्स जब आपस में 60 डिग्री लगते हैं तो हमें फॉर्मूला पता है, तो हम लोग अपना बेसिक फॉर्मूला बताएंगे कि जो पर्टिकुलर टोटल डायपोल रहेगा वो रहेगा पहले वाले का डायपोल प्लस रहेगा आपका सेकंड डायपोल प्लस रहेगा 2 म्यू म्यू कॉस आपका हो गया 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू शायद आपको पता होगा वही होती है जो साइन 30 होता है। साइन 30 की वैल्यू बताएगा और बताएगा कि इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा बिना पेन और पेपर चलाए। कॉस 60 की वैल्यू होगी आपकी 1/2, 1/2 का मतलब हुआ 1 का मतलब हुआ, क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये हो जाएगा आपका म्यू। वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बाद में, कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग आंसर बाद में देखेंगे। इसी में अगर हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करने लगे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक पर्टिकुलर आपने बेंजीन बनाई और बेंजीन बनाने के बाद एक Cl यहां लगाया और एक Cl यहां लगाया। अगर मैं इसको डॉट डॉट बनाने लगूं, जिनको कम समझ में आ रहा है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि दोनों के बीच में एंगल 120 होगा, और अगर 120 होगा तो क्या बोल सकता हूं जो यहां पर टोटल आपका आंसर आएगा वो बनेगा म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू म्यू, और कॉस आपका हो जाएगा 120 डिग्री, और ये इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। वेरीफाई कीजिएगा, और जिन लोगों को वेरिफिकेशन नहीं आ रहा उनके लिए मैं थोड़ा सा बना देता हूं कि एक इधर लगा और एक इधर लगा और दोनों के बीच का एंगल 120 बना हुआ था। जब आपने इसको सॉल्व किया तो कॉस 120 की वैल्यू होती है आपका -हाफ, और सॉल्व करने के बाद इसका फुल एंड फाइनल आंसर आपका आएगा केवल म्यू, जिसकी वैल्यू होगी आपकी 1.75 डेबाई। ऊपर लिखा हुआ है जो डेटा लिखा है। अगर मुझे यहीं पर क्वेश्चन नंबर सी भी पूछ लिया जाए और बोला जाए कि आपने एक पर्टिकुलर बेंजीन बनाई और बेंजीन में एक बनाया आपने सबसे ऊपर और एक बनाया आपने सबसे नीचे, क्या बोल सकते दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और अगर एक ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ लग रहा है तो डायपोल तो जीरो आएगा। लेकिन हम लोग अभी आंसर नहीं निकाले, हम लोगों का काम है केवल अभी चीजों को समझना। तो 180 का अगर मैं फॉर्मूला लगाने लगूं तो क्या बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर के लिए जो टोटल होगा वो होगा आपका फर्स्ट सेकंड, और बाद में बन जाएगा 2 म्यू म्यू, कॉस कितना आएगा, कॉस आएगा आपका 180, और 180 की वैल्यू वही होती है जो आपके
किसकी 180 चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 1 cos 180 की वैल्यू होती है -1। अगर ये -1 बनेगा तो ये और ये आपस में कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद आपका वैल्यू आएगा 0। हमें पहले ही पता था कि एक ने ऊपर से खींचा, दूसरे नीचे से किया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, डायपोल आपका 0 आएगा। तो ये केवल मैथमेटिकल अप्रोच थी, हम लोगों को कंपटीशन में ये यूज नहीं करना होता, बट फिर भी एक स्टेप वाइज है डायपोल पढ़ाने का, तो मैंने आपको पूरा समझाया है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब थोड़ा आराम से चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने बोला कि हम सिमेट्री क्वेश्चन करेंगे, और सिमेट्री क्वेश्चन में बोला गया कि अगर ये आपका सेंट्रल एटम बना हुआ है और मान लीजिए सेंट्रल एटम से एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा एग्जैक्टली फोर्स इधर लग रहा है, तो बोलूंगा दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और डायपोल बन जाएगा आपका 0। दूसरा सिमेट्री बोलती है कि अगर आपका एक इधर लग रहा है और एक इधर और एक इधर लग रहा है और तीनों के बीच का एंगल एग्जैक्टली सेम है, तो भी आपका डायपोल 0 हो जाएगा। तो लिखता हूं, पहले वाले में आपका एंगल एग्जैक्टली होना चाहिए 180, अगले वाले में एंगल होना चाहिए एग्जैक्टली 120 डिग्री। डायपोल है तो डायपोल का सिंबल यूज करेंगे। और अगर एक डायग्राम में आपका फोर्स इधर और एक इधर लग रहा है तो आपस में दोनों कैंसिल करेंगे। साथ में ही एक लग रहा है आपका ऊपर और एक लग रहा है नीचे, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इफेक्टिवली डायपोल आपका रहेगा 0। कंडीशन अप्लाई, सबके बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। और आपका जो लास्ट केस है जो कि एक्सप्लेन किया जाएगा बाद में, हम बोलेंगे कि एक फोर्स इधर, इक्वल फोर्स इधर, और ये चारों आपने इक्वल फोर्स लगा दिए जहां पर एंगल एग्जैक्टली होना चाहिए आपका 109 डिग्री और 28 मिनट। तो इन सब का डायपोल होता है आपका 0। याद कीजिएगा, हर चीज आपकी सिमेट्रिकल है। अब हमें क्वेश्चन करना है मेन के लिए, या जो इजी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं स्टार्टिंग में। तो हमें मान लीजिएगा इसी में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया और बोला गया कि बताएगा H2O का क्या होगा। हो सकता है बहुत से लोगों को क्वेश्चन रिपीट लगे, बट हमें बार बार करना है नहीं क्वेश्चन को। तो हमने कहा यहां पर O आया, यहां पर आपका H आया, H आया, और यहां पर आपका लोन पेयर और यहां पर लोन पेयर बना हुआ था। O और H में किसका EN ज्यादा है, बोलूंगा ऑक्सीजन का। तो एक ने इधर खींचा और एक ने इधर खींचा, तो दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, इसका मतलब डायपोल लिखा जाएगा नॉन जीरो। अगर मुझे दोबारा से क्वेश्चन लिया जाए और कहा जाए BeCl2, तो बोलूंगा इस Be में एक Cl इधर था और एक Cl इधर था, दोनों Cl हैं, एक ने फोर्स इधर लगाया, दूसरे ने फोर्स इधर लगाया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने का मतलब डायपोल कितना हो गया आपने 0। एक केस और लेते हैं और हमने अगला केस उठाया SO3। अगर SO3 देखा जाए तो हमने कहा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया। सल्फर और ऑक्सीजन में किसका EN ज्यादा है, बोलूंगा इसका। तो आपको ऐसा लगेगा एक ने फोर्स इधर लगाया, एक ने आपका फोर्स इधर लगाया और एक ने फोर्स इधर लगाया, तीनों के बीच का एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री। तो पता चला कि बाद में सबने एक दूसरे को कैंसिल किया और डायपोल आपका कितना बना 0। अगला क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, BF3 का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा B, यहां पर F आएगा, यहां पर भी F आएगा और यहां पर भी F आएगा। और अगर मैं गाइडर की बात करने लगूं तो बताते हुए कि तीनों के तीनों आपस में एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या बोल सकता हूं, इनका डायपोल एक रहेगा इधर की तरफ, एक रहेगा कुछ इधर, एक रहेगा कुछ इधर। सभी फोर्स इक्वल हैं, सभी बॉन्ड लेंथ सेम है, सभी के बीच का एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री है। तो सभी को ऐड करने के बाद डायपोल मोमेंट बन जाएगा आपका 0। अगर मैं और एग्जांपल उठाने लगूं और मान लीजिएगा आपने एग्जांपल उठाया अगला XeF4। XeF4 में Xe में कितने इलेक्ट्रॉन थे, बोलूंगा 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन थे तो 4 ने बॉन्ड बना लिए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 4। 4 का मतलब 2 डबल, 2 लोन पेयर। लोन पेयर आपस में अपोजिट में रहेंगे, इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा XeF। यहां पर भी F आएगा, ये भी F आया और ये भी F आया,
और गाइडर ने कहा भाई देखो चारों के चारों एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं जिसका नाम होता है स्क्वायर। नाम क्या है? स्क्वायर। एक लोन पेयर ऊपर चला गया, एक लोन पेयर नीचे चला गया, लोन पेयर बोलूंगा इस एफ ने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, और जब एक दूसरे को कैंसिल करने लगे तो टाइम बिना बर्बाद किए हुए बोल सकता हूं डायपोल इसका भी कैसा आएगा? जीरो आना स्टार्ट हो जाएगा। किसने कहा हाँ अभी तो एग्जाम्पल अच्छे लग रहे हैं और मजे भी आ रहे हैं। हमने कहा मजे लेने हैं तो अगला एग्जाम्पल ले लिया हमने PCl5। क्या बोल सकता हूं PCl5 में एक पर्टिकुलर Cl, एक Cl आपस में 3 Cl आए और यहां पर आपको बता दिया गया कि तीनों Cl एक पर्टिकुलर प्लेन में बन गए हैं। अगर प्लेन में बन गए हैं तो क्या पूछता हूं एक Cl आपका ऊपर भी रहेगा और दूसरा आपका Cl नीचे रहेगा। क्या पूछता हूं ऊपर नीचे ने आपस में कैंसिल किए और इन तीनों ने आपस में कैंसिल किए, और जब कैंसिल हो गए तो डायपोल कितना हो जाएगा? फिर से जीरो हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है और कोई टफ क्वेश्चन लिया जाए। मैंने कहा अगर टफ क्वेश्चन लेने का मन कर रहा है तो क्वेश्चन ले लिया आपने PCl2F3। तो हमने कहा ठीक है, आपने इधर लिखा F, इधर लिखा F और इधर लिखा आपने, इधर भी लिखा आपने F और इधर लिख दिया आपने Cl और इधर से Cl। ये आपका डायग्राम हो गया और ये बताते हुए कि ये जो पर्टिकुलर तीनों हैं ये रफली एक प्लेन में बने हुए हैं। क्या मैं बोल सकता हूं ऊपर के F ने इसके F को कैंसिल किया, इन दोनों Cl का इफेक्टिव इधर रहेगा, ये आएगा Cl का डायपोल और ये आएगा F का डायपोल। क्या दोनों एग्जैक्टली सेम है? बोलूंगा नहीं। इसका मतलब इसका डायपोल आएगा नॉन जीरो, और नॉन जीरो का मतलब लिख दिया यहां पर कि डायपोल आपका नॉन जीरो आना स्टार्ट हो गया। अब अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो और ज्यादा एग्जाम्पल ले लेते हैं और लास्ट एग्जाम्पल इसी का रहा, मान लीजिएगा NS3 और यहां पर लगा दिया आपने लोन पेयर। हमने कहा नाइट्रोजन पर आपने कहा एक पर्टिकुलर H होता है, यहां पर भी H हुआ, यहां पर भी H हुआ और यहां पर एक आपका आ गया लोन पेयर। क्या आ गया? लोन पेयर। नाइट्रोजन H में नाइट्रोजन पावरफुल है, खींचेगा खींचेगा खींचेगा, तो क्या बोलते हैं ये जब सबके सब इलेक्ट्रॉन खींचने पर आ जाएगा नाइट्रोजन तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा या ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो बोलूंगा डायपोल आएगा ऊपर की तरफ। और डायपोल जीरो या नॉन जीरो? बोलूंगा डायपोल आएगा नॉन जीरो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बना हुआ था। और 3 में अगर स्पेस बच गया है तो और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। और आपसे पूछा गया ये पर्टिकुलर पता नहीं क्या बेंजीन जैसा कोई कंपाउंड दे रखा है, इधर आपका लगा Cl और इधर भी आपका लगा Cl। बोलूंगा एक ने ऊपर खींचा दूसरे ने नीचे खींचा तो टोटल डायपोल। बोलूंगा डायपोल एक ने ऊपर एक ने नीचे, दोनों इक्वल थे तो इनका डायपोल लिखा जाएगा जीरो। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये पर्टिकुलर कुछ इस टाइप का बनाया बेंजीन, एक Cl इधर लगा, एक Cl इधर लगा और एक Cl इधर लगा। क्या बोल सकता हूं ये पर्टिकुलर जो भी डायपोल बन रहे हैं ये आपस में 120 पर हैं, तीनों फोर्स आइडेंटिकल हैं, तीनों के बीच में एंगल 120 है। इसका मतलब उसको देखते हुए क्या बोल सकता हूं इसका डायपोल भी आपका कितना रहेगा? जीरो रहेगा। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछना है कि अगर इसका डायपोल जीरो है तो मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूं, अगर मैं एक Cl और बेंजीन के बीच का डायपोल 1.75 dBi लेता हूं तो क्या बोलते हैं इसका डायपोल जीरो का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर बेंजीन और आपसे ये पूछा गया कि इसका डायपोल कितना होगा। और मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, फिजिक्स भूल गया मैं कि ये आपका f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा और बाद में स्क्वायर रूट, नहीं है मुझे याद नहीं रहा। बोलूंगा इसका डायपोल कितना होगा? बोलूंगा इसका डायपोल वही होगा जो पर्टिकुलर आपका इसका डायपोल होगा। चेक करते रहना, यहां पर लगाया Cl, यहां पर लगाया Cl और इमेजिनरी कहानी पर यहां पर लगाया Cl और इसका डायपोल जीरो आएगा। इतना तो कंफर्म है इसका डायपोल जीरो आएगा। इसका मतलब इसका डायपोल बिल्कुल वही रहेगा जब आप यहां पर कुछ इस टाइप का डायपोल लगा देंगे। अगर आप इन दोनों को उठा के ये बना देते हैं इसका डायपोल जीरो है, इसका मतलब इसका डायपोल और इसका डायपोल वेक्टर वाइज तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा। और इसका डायपोल कितना था? वो डायपोल बोला जाएगा 1.75 dBi। इन पर्टिकुलर में अगर स्ट्रक्चर आपको
कैलकुलेशन करने के लिए हिंट दे रहा है तो कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको सीधे ऐसा बनाना जो जीरो हो जाए। जीरो हो गया तो बोलूंगा ये जीरो है, इसका निकालना है, इन दोनों को मर्ज कीजिएगा तो बोलूंगा इसका डायपोल मतलब इसका डायपोल, अकेले का डायपोल बोलूंगा 1.75D। तैयार आंसर। ट्राई कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा उसको ऑब्जेक्टिव फील लेने के लिए। अभी तो हम लेवल नंबर 1-2 पे ही चल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि काफी ज्यादा नीचे है क्वेश्चन से। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। हम लोग अब बात करेंगे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पर, तो आराम से आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है जो डायपोल मोमेंट है वो HF में, उसके बाद HCl में, उसके बाद आया HBr और लास्ट में आया HI, और बोला गया इस पर्टिकुलर का डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा और किसका कम होगा। तो हमने कहा ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक बार आप वेरीफाई करेंगे इस चीज को। तो हमने कहा जो HF का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होगा, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जो HCl का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, HBr का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, और HI का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। क्या बोल सकता हूं, जैसे जैसे आप पीरियड टेबल में नीचे जाते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ रहा है तो H और आपका हेलोजन के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा। मैंने कहा किसका खींचने की पावर ज्यादा है, बोलूंगा खींचने की पावर तो आपकी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा थी, तो मैं बोलूंगा इस पर चार्ज बनेगा माइनस चार्ज और इस पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। मैं क्या बोलता हूँ, Cl पर बनेगा चार्ज, यहां पर भी चार्ज और यहां पर भी आपका चार्ज आएगा। क्या बोल सकता हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका दो चीजें अलग अलग प्रॉपर्टी दे रही है। मैंने कहा क्या प्रॉपर्टी दे रही है, तो उन्होंने कहा देखिएगा जो डायपोल होता था उसका फॉर्मूला था Q इंटू डी। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर आप इधर की तरफ जाते हैं तो आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है और चार्ज लगातार कम हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो ऐसे केस में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आपका जो फैक्टर है वो डोमिनेट करता है। जब आपने आंसर निकाला तो आपने देखा कि ज्यादातर डोमिनेट करता है आपका चार्ज, इसलिए आप ये नहीं बोलेंगे कि आगे जाने पर डिस्टेंस बढ़ी इसलिए डायपोल बढ़ेगा, नहीं, आप बोलेंगे आगे जाने पर चार्ज कम हो रहा है। अगर चार्ज कम हो रहा है तब बोलूंगा डायपोल मोमेंट कम होगा। तो डोमिनेट क्या किया यहां पर, चार्ज। क्या डोमिनेट नहीं कर पाया, डिस्टेंस। तो जब आपके दोनों फैक्टर अलग अलग आंसर दें तो हमें निकालना पड़ेगा कि चार्ज डोमिनेट कर रहा है या आपका डिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है। तो फुल एंड फाइनल अगर आप डायपोल की बात करने लगे तो सबसे ज्यादा रहेगा आपका HF, H के बाद रहेगा आपका HCl, HCl के बाद रहेगा HBr और सबसे कम रहेगा आपका HI। रीजन, चार्ज कम है। हमने कहा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बी की बात करने लगूं तो हमें बोला गया कि डायपोल निकालेगा CH3F में, CH3Cl में, CH3Br में और CH3I में। तो हमने कहा इसमें अलग बात क्या थी, जो ऊपर था वही होना चाहिए था। तो हमने कहा जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें पता चला जब आप इन तीनों की बात कर रहे हैं तो हमने कहा डायपोल जो रहता है वो रहता है Q इंटू डी। और आपका इस पर्टिकुलर में F और Cl में भी आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डायपोल इक्वल टू Q इंटू डी। ज्यादातर केसेस में डायपोल डोमिनेट करता है, लेकिन जब हम डायपोल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो एब्नॉर्मल केस आएगा। तो केमिस्ट्री बिना एब्नॉर्मल केस को तो बनेगी नहीं। तो हमने कहा सब जगह डायपोल आप में इफेक्टिव कौन है, चार्ज। लेकिन कभी कभी चार्ज नहीं होगा, जिसमें चार्ज नहीं होगा वो मुझे अलग से याद करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, इस पर्टिकुलर में जब आप ClBrI में गए तो क्या बोलते हैं, इधर जाने पर ClBrI का साइज बढ़ रहा है तो खींचने की टेंडेंसी कम हो रही है, इसका मतलब चार्ज कम होगा। तो इस एरो की तरफ अगर आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं, चार्ज कम हो रहा है। हाँ, डिस्टेंस बढ़ रही है लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, चार्ज। चार्ज कम हो रहा है इसीलिए डायपोल आपका कम होगा। ठीक है, जब आपने इन दोनों की बात करी F और Cl की तो हमने कहा यहां पर पता चला कि जो आपका डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है और चार्ज कम हो रहा है प्रैक्टिकल करने के बाद में। अब देखिएगा ये भी इंक्रीज, लेकिन यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, चार्ज, और यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, डिस्टेंस। इसीलिए बोलूंगा यहां पर डायपोल बढ़ेगा। अगर डायपोल बढ़ेगा तो बोलूंगा F और Cl में विनर होगा आपका Cl वाला। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। इन दोनों में
क्या बोल सकता हूं, यहां पर लगातार चार्ज कम हो रहा है तो डायपोल कम होगा, और करते करते ये आंसर आ गया। बाद में हमने कहा डायपोल का ऑर्डर क्या है, तो उन्होंने कहा डायपोल का जो ऑर्डर रहेगा तो सबसे ज्यादा टॉपर होता है आपका CH3Cl, उसके बाद होता है आपका कौन, CH3F, उसके बाद आता है आपका CH3Br, और सबसे बेकार होता है आपका CH3I। या ऐसा भी बोल सकते हैं, जो आपका ऑर्डर दिखता है उसको आप लिखें, बाद में F और Cl को आप उल्टा कर दीजिएगा ऑर्डर में, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये पढ़ाया ही इसलिए गया है कि क्योंकि ये कई बार आपका कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है, तो लिख देता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर क्वेश्चन बी कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर सी देखेगा। क्वेश्चन नंबर बी से पहले आपको क्वेश्चन नंबर ए इसलिए कराया गया है कि आप ये बोल सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में चार्ज डोमिनेट कर रहा है, लेकिन कभी कभी चार्ज डोमिनेट नहीं करता, डिस्टेंस भी डोमिनेट कर सकती है, तो अलग से याद करना, ध्यान रखिएगा। अब हमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो बार बार हमारे स्कूल वाले भी पूछते हैं और कंपटीशन में पूछते हैं, और कई बार पूछ चुके हैं, तो हमने कहा ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा आपकी बुकलेट में दे रखा है कि जो डायपोल मोमेंट रहेगा वो आपका बनेगा NH3, और दूसरा रहेगा आपका NF3 में किसका डायपोल ज्यादा होगा। तो हमने कहा प्रैक्टिकल करने के बाद NH3 का डायपोल ज्यादा आया। अरे डायपोल ज्यादा आया तो अब एनसीईआरटी को फोकस करेंगे और एनसीईआरटी की बात करेंगे। और एनसीईआरटी की बात करने से पहले जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें कहीं पर भी हमने लोन पेयर को नहीं लिया। तो हमें क्वेश्चन ये आया, जैसा कि एनसीईआरटी ने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है, क्या लोन पेयर आपका डायपोल दिखाता है, बोलूंगा डायपोल नहीं दिखाता। तब कंडीशन अप्लाई, अगर कभी आपका s ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन सभी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब डायपोल जीरो होगा। या मैं बोल सकता हूं जितना p इधर बना हुआ है उतना ही p इधर है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर हो, टोटल डेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगी क्योंकि डायपोल बन रहा है। इसलिए इन पर्टिकुलर में कभी भी आप डायपोल कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइब्राइज्ड हो जाए, हाइब्राइज का मतलब मान लीजिएगा कुछ इस टाइप का ऑर्बिटल है, तो क्या बोल सकता हूं जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा हो चुकी है, बोलूंगा ये इस साइड ज्यादा हो चुकी है, और अगर ये ज्यादा हो चुकी है तो बोलूंगा डायपोल इसका इधर की तरफ रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आगे से जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऑनवर्ड जाऊंगा तो आपको लोन पेयर का भी फैक्टर लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा तो हमने अब क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। हमने कहा ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन पे आपका हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और साथ में आपने नाइट्रोजन के बाद यहां पर लगाया आपने F लगा दिया, ये भी आपने F लगा दिया और ये भी आपने F लगा दिया। अब बात करते हैं लोन पेयर की। यहां पर आपने लोन पेयर लगाया और यहां पर आपने लोन पेयर लगाया, ठीक है। क्या बोल इस नाइट्रोजन पे हाइब्रिडेशन sp3 होगा, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो एक तरफ ज्यादा रहेगी। मैंने कहा ठीक है, अगर एक तरफ ज्यादा रहेगी, अब बताएगा N और H में किसका डायपोल ज्यादा है, बोलूंगा सॉरी N और H में किसका En ज्यादा है, बोलूंगा नाइट्रोजन। इसका मतलब ये पर्टिकुलर डायपोल इधर, ये डायपोल इधर, ये भी डायपोल इधर, और इस पर्टिकुलर ने भी अपना डायपोल लगा दिया लोन पेयर ने। सब लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब जो इफेक्टिव रहेगा वो डायपोल ऊपर की तरफ रहेगा। समझ में आया, ठीक है। बात करते हैं N और F में किसका En ज्यादा होता है, बोलूंगा En तो F का ही ज्यादा होगा, क्योंकि F सेकंड टॉपर होता है, फर्स्ट टॉपर होता है पीरियोडिक टेबल में। तो हमने कहा ठीक है, इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा और इसने इधर खींचा, और ये पर्टिकुलर जो आपका लोन पेयर बना हुआ है इसका इफेक्ट कुछ इधर की तरफ आ रहा है। हमने कहा डायपोल क्या होगा, बोलूंगा अगर ये सब सिमेट्रिकल होता और सभी फोर्स इक्वल होते तो 100% आंसर जीरो आता, लेकिन ऊपर लोन पेयर का इफेक्ट है और नीचे N और F के बीच में जो En डिफरेंस है उसकी वजह से हो रहा है। क्या सभी फोर्स एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं या कैंसिल करने की ट्राई कर रहे हैं, बोलूंगा लोन पेयर का इफेक्ट ऊपर है और N और F का इफेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा जब आपने प्रैक्टिकल किया, तो डायपोल आपका बना नीचे की तरफ और नीचे की तरफ बना कुछ इस टाइप का। क्या मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड वाइज NH3 और NF3 में किसका डायपोल ज्यादा होगा, तो बोलूंगा NH3 का ज्यादा होगा, क्योंकि लोन पेयर और NH के
जितने भी डायपोल आ रहे हैं वो सब सेम साइड में आ रहे हैं, जबकि इधर में लोन पेयर इधर की तरफ है और आपका N और F नीचे की तरफ है, तो एक दूसरे को थोड़ा सा कम करने की ट्राई करेंगी। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, आराम से देखिएगा। तो ये आपको चूंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया तो मैंने बता दिया, S होगा या प्योर P होगा तो उससे डायपोल नहीं चेंज होता, लेकिन अगर आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो उसका इफेक्ट लगता है। और टफ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और चाहे आपको समझ में आए या ना आए, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुके हैं। तो हमने कहा जी अगला क्वेश्चन क्या है, तो उन्होंने कहा डायपोल का ऑर्डर हम लोग को बताया जाता है कि जिसमें सीएल ज्यादा होते हैं उसका डायपोल कम होता है। हमने कहा सच में कुछ नहीं आया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो CCl4 का डायपोल आपका कम होता है, उसके बाद आपका आता है CHCl3 का, उसके बाद आता है आपका CH2Cl2 का, और लगातार ध्यान दीजिएगा तो आप देखेंगे कि लगातार Cl कम हो रहा है। क्या इस ऑर्डर को देखते हुए आप ये देख सकते हैं कि जिसमें Cl सबसे ज्यादा है उस पर्टिकुलर का आपका डायपोल सबसे कम आ रहा है। तो कंपटीशन वालों ने पूछा कि इसका रीजन बताएगा और एक्सप्लेन कीजिएगा कैसे होता है। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप एक्सप्लेन करने पे आ जाते हैं और सिमेट्री भी ध्यान रखते हैं, क्या चीज ध्यान रखते हैं? सिमेट्री। तो हम लोगों ने कहा कि चलेगा, सबसे पहले हमने एक क्यूबिक बनाया, ठीक है, एक क्यूब, और अगर बनाने लगता हूं तो एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? तो मैंने कहा 8। तो उन्होंने कहा चलेगा, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाते हैं CCl4 का। तो हमने कहा देखो यहां पर ये आपका कार्बन बैठा हुआ है, और कार्बन के बाद में एक Cl इधर है और एक Cl डायगोनल है। क्या बोलता, इन Cl के बीच में अगर क्यूब का लेंथ मैं a लेता हूं तो Cl के बीच का जो गैप रहेगा वो आएगा a√2। तो बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर कुछ इस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। क्या बोल सकता हूं, एक Cl अगर यहां आता है और एक Cl यहां आता है तो चेक कीजिएगा क्या सभी Cl आपस में एक दूसरे से a√2 के गैप पर हैं, या कहूं सभी Cl आपस में 109 डिग्री और 28 मिनट के एंगल पर है। अगर मैं दो Cl ऐसे ज्वाइन कर रखे हैं तो क्या बोल सकते, इनका जो इफेक्टिव फोर्स रहेगा वो उनके बीच में से रहेगा, और अगर बीच में से रहेगा तो ऑब्जर्व कीजिएगा क्या इनका इफेक्टिव फोर्स कुछ यहां पर आएगा, और इन दोनों का जो इफेक्टिव फोर्स है वो नीचे की तरफ आएगा और वो यहां पर इसके सेंटर की तरफ आएगा। क्या बोल सकते, टोटल फोर्स 0 है। आपने कहा 4 से कैसे 0 हो गया? बोलूंगा 4 ये जो पर्टिकुलर है ये कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। दो ऐसे बने हुए थे तो इनका फोर्स ऊपर की तरफ गया, दो ऐसे बने हुए थे तो इनका नीचे की तरफ गया, और दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका टोटल आंसर 0 आ रहा है। अगर टोटल आंसर 0 आ रहा है तो मैंने कहा एक पर्टिकुलर कुछ आपने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये बनाई, और ये बनाने के बाद आपने कहा इसका टोटल इफेक्टिव फोर्स, इसकी लेंथ कम हो गई तो लेंथ बढ़ा देता हूं। ये पर्टिकुलर आपने कुछ इस टाइप का कहा। आपने कहा इस पर्टिकुलर में अगर फोर्स 0 आ रहा है तो आप अभी तो ये बता रहे थे इन दोनों का इफेक्टिव ऊपर आएगा, इन दोनों का इफेक्टिव नीचे आएगा, दोनों सेम एक्सिस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बोल सकते, इसका मतलब होगा अगर इसका आंसर 0 है तो ये भी तो बोल सकते इसका फोर्स ऊपर, और इन तीनों का इफेक्टिव फोर्स नीचे आएगा। अगर नीचे आएगा तो क्या बोल सकते, इसका आपका कॉस कंपोनेंट, इसका कॉस कंपोनेंट, इसका कॉस कंपोनेंट सब अगर एक प्लेन में आ जाते हैं तो ये पर्टिकुलर 0 आएगा, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट जब ऐड होगा तो ऐड होने के बाद कितना भी आए वो इसको इक्वल आएगा, चूंकि चारों को मिला के आंसर 0 आना है। यहां पर बोलूंगा 3 + 1 0 है, यहां पर बोलूंगा 2 + 2 0 है, चूंकि ये स्केलर नहीं है, ये क्या है, वेक्टर। आप कैसे भी कीजिएगा आंसर 0 आएगा। क्यूबिक सिस्टम में आपको बता दिया। अब अगर क्यूबिक सिस्टम में आपको बता दे तो इसको दोबारा से मैं चेंज कर रहा हूं, और हमने कहा ये आपका कार्बन बना हुआ है, और कार्बन के बाद आपका एक पर्टिकुलर मान लीजिएगा एक Cl इधर बैठा है, एक Cl इधर बैठा है, एक Cl आपका इधर बैठा है, और एक Cl आपका मान लीजिएगा इधर बैठा है। गाइडर ने कहा कि भैया इनके बीच का एंगल कितना होता है, तो बोलूंगा एंगल वेंगल तो सबको याद होता है। ये पर्टिकुलर आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। अगर इसका डायपोल 0 आया है तो मैं बोल सकता इन दो का इफेक्टिव इन दो के इफेक्टिव को कैंसिल करेगा, या इन तीनों का इफेक्टिव ऊपर वाले को कैंसिल करेगा, और
इसका जो डायपोल रहेगा वो जीरो आएगा। मैंने कहा डायपोल जीरो कैसे आएगा, कह लेंगे ऑब्जर्व कीजिएगा, कार्बन बनाइएगा, मैंने इधर वाला बनाया Cl और कहा नीचे कौन है, बोलूंगा नीचे कोई नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई नहीं है तो एंगल ये बना और या मैं दूसरे डायग्राम में बोल सकता हूं ये पर्टिकुलर Cl, ये Cl और ये Cl और ऊपर कोई नहीं है। बोल सकता हूं क्या दोनों को जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, बोलूंगा सही है। तो बोल सकता हूं क्या इसका डायपोल ऊपर की तरफ होगा और इन तीनों का मिलके नीचे की तरफ होगा। जब आप ये तीनों Cl हटा के यहां पर लगाएंगे तभी तो टोटल फोर्स जीरो आएगा और टोटल फोर्स या टोटल डायपोल जीरो आएगा। इसका मतलब इस अकेले Cl का डायपोल इन तीनों के इफेक्टिव डायपोल नीचे की तरफ के सेम है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर में अगर ये HH लिखे जाए तो बोलूंगा CH3Cl का डायपोल CHCl3 के नियरली इक्वल होना चाहिए। क्योंकि जब 4 Cl 0 बना रहे हैं तो बोलूंगा एक का इफेक्टिव फोर्स तीनों के इफेक्टिव फोर्स के रफली इक्वल होना चाहिए। हमने कहा दोनों का डायपोल रफली सेम आ गया। कंपटीशन वाला कहने लगे रफली जो लिखा है इसमें भी कौन सा ज्यादा बताओ। मैंने कहा ठीक है, बताने पर आ जाते हैं। तो हमने कहा फिर से एक बार डायग्राम और बनाते हैं। हमने कहा कार्बन और ये कहा कार्बन के ऊपर आपने यहां पर लगाया Cl, ठीक है, और Cl के बाद आपने यहां पर लगाया हाइड्रोजन। मैंने कहा ठीक है, यहां पर आपका लगा हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। मैंने कहा अगले वाले में क्या होगा, उन्होंने कहा अगले वाले में अगर आप करने लगे तो आपको यहां पर आपने लगा दिया H हटा के अब क्या लगाना था सोचेगा, हमें Cl लगाना था। अब हमें 3 Cl लगाने, तो हमने कहा यहां पर तो आपने किया H, इन H को हटाओ Cl लगा दो। कितने Cl, 3 Cl। तो मैंने कहा ठीक है, यहां पर आपने लगाया एक Cl, यहां पर लगाया आपने Cl और यहां पर लगाया आपने Cl। मैंने कहा अगर देखा जाए तो एक Cl का डायपोल 3 Cl के बराबर होता है। इसका डायपोल जितना भी रहेगा ऊपर उसका डायपोल तीनों के इफेक्टिव एक के बराबर नीचे की तरफ रहेगा। मैंने कहा चलो इसका डायपोल बनाते हैं। तो उन्होंने कहा इसका डायपोल ये रहा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। जब हमने देखा तो F और Cl में Cl का साइज, F का साइज अगर ये होता है तो Cl का साइज ये होता है, तो Cl का साइज बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर बड़ा साइज, बड़े साइज और बड़े साइज के Cl हैं वो आपस में ये पर्टिकुलर कुछ इस टाइप के होने, अगर ये बने हुए हैं और यहां पर आपने बहुत बड़े साइज का एटम लगा दिया तो ये फ्लैट होना स्टार्ट कर देते हैं। और जब फ्लैट होंगे तो क्या बोलते हैं, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ गया और वर्टिकल कंपोनेंट कम हो गया। और वर्टिकल कंपोनेंट कम होते ही इन्होंने अपना एंगल चेंज कर दिया और कहा कि हमारा साइज अगर ज्यादा था तो हम फ्लैट होना स्टार्ट हो गए। अगर ये तीनों के तीनों Cl, मान लीजिएगा ये अगर फोर्स 10 न्यूटन का है, ये अगर सेम लाइन पर, ये सेम लाइन पर आ जाए तो बोलूंगा टोटल फोर्स बोलूंगा 30। अगर ये तीनों फोर्स यहां पर ना होके एग्जैक्टली सेम प्लेन में हो जाए तो बोलूंगा 0। इसका मतलब अगर ये 109 पर बैठे हुए हैं तो इनका फोर्स आएगा 10। अगर ये एंगल कम करता है तो बोलूंगा 30 की तरफ जाएगा आंसर। और अगर ये आंसर आपका फ्लैट होना स्टार्ट कर देता है तो बोलूंगा आंसर 10 से 0 की तरफ जाएगा। अब ये पर्टिकुलर आपका आंसर आया था। आपने कहा टोटल चारों Cl हैं, भाई टोटल डायपोल बोलूंगा 0, एक Cl का मतलब 3 Cl। मैंने कहा चलिएगा कोई बात नहीं, आपको यहां पर H लगा दिया तो Cl का साइज ज्यादा था। Cl का साइज ज्यादा था तो क्या बोलते हैं ये फ्लैट होना स्टार्ट कर देगा। अगर फ्लैट होना स्टार्ट कर देगा तो वर्टिकल कंपोनेंट कम हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कम और डायपोल जो भी आपका बना हुआ था वो नीचे जो भी आएगा वो अब देखा जाएगा तो कम हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने Cl ने अपने साइज की वजह से एंगल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एंगल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो आप बोलेंगे ये पर्टिकुलर Cl का साइज क्या होता है, एबनॉर्मली हाई होता है, तो इनका एंगल सेम नहीं रह पाता। इस पर्टिकुलर से देखा जाए तो इसका आपका डायपोल ज्यादा आया। आप सोचिएगा एक क्वेश्चन पर इतना सारा मटेरियल बताया है, फुल एंड फाइनली आपको बोला गया CH3Cl का डायपोल ज्यादा होगा किससे, CHCl3 से। कंपटीशन ने पूछा था ये, और जिस साल कंपटीशन ने पूछ लिया
अगले साल से बुक वालों ने उसको लोगों को रटवाना स्टार्ट कर दिया। भैया अगर मैं रटने लगूं और मैं कंपटीशन तैयारी कर रहा हूं तो ठीक है, रट लेता हूं। इस पर्टिकुलर केस में जिसमें सीएल ज्यादा उसका डायपोल कम होता है। तो दो एब्नॉर्मल केस आया, एक आया CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I में, जहां पर ऑर्डर उल्टा आया था। और एक ये क्वेश्चन आया जिसमें हमें बोला गया कि बताएगा किसका ऑर्डर आएगा, तो ऐसा याद करना है जिसमें Cl ज्यादा होंगे उसका डायपोल सबसे कम होगा। तो आप इन सब चीजों से बच जाएंगे, लेकिन एडवाइस है समझने की ट्राई कीजिएगा ये 3 डायमेंशनली। हम लोग अब और टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका अगला कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने कहा कि आपका मान लीजिएगा कंपाउंड कुछ इस टाइप का बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बताएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा, तो मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बनाता है जिसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके बाद डोनेशन के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। बोलूंगा ऑक्टेट तो कंप्लीट ऑक्सीजन का है, इसका मतलब ऑक्सीजन इसको डोनेशन देगा। अगर पहले राउंड में देखा जाए तो बोलूंगा En किसका ज्यादा है, बोलूंगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का En ज्यादा है, इसका ना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन ऑक्सीजन साथ में इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, क्यों? चूंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या मैं बोल सकता हूं फुल एंड फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड O, और याद करवाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इधर चार्ज नेगेटिव और इधर चार्ज आपका आया पॉजिटिव। क्या ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, बोलूंगा ऑक्सीजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया है। इसका मतलब जो आपका डायपोल का डायरेक्शन रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, है ना एबनॉर्मल। अच्छा, और एबनॉर्मल देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और उठा लिया और आपसे कहा SO2 का डायपोल किधर होगा। हमने कहा डायपोल, उन्होंने कहा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर आपका आ गया लोन पेयर। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही आपके ग्रुप के एलिमेंट हैं, लेकिन ऑक्सीजन होता है सेकंड टॉपर। तो ऑक्सीजन सल्फर में कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सल्फर में कौन खींचेगा? तो दोनों के दोनों अगर ऐसे खींचने लगेंगे तो डायपोल उधर जाना चाहिए था, लेकिन आपने पढ़ा है डायपोल लोन पेयर से भी। अगर डायपोल लोन पेयर से पढ़ा है तो बोलूंगा इसका डायपोल इधर की तरफ है, इन दोनों का डायपोल आपका एक इधर की वजह से इधर तरफ और एक इधर तरफ। जब हमने ओवरऑल देखा तो डायपोल आपका बना इसकी तरफ। तो बताएगा डायपोल सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ है या लोन पेयर की तरफ? बोलूंगा लोन पेयर की तरफ, बोलूंगा डोमिनेट कर रहा है। हाँ, कब डोमिनेट करता है कब डोमिनेट नहीं करता ये एक अलग कहानी है, बट एब्नॉर्मल केस तो आपको मिल सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको याद करना है। किसने कहा जी और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लीजिएगा, तो आपके अच्छे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लिया कि आपको दिया गया अगला कंपाउंड, मान लीजिएगा अगला कंपाउंड आपसे पूछ लिया कि पीएच के पास आपने Cl लगा दिया और पीएच के साथ आपने F लगा दिया। बोलेगा डायपोल का डायरेक्शन बताइएगा। मैंने कहा ठीक है, आपने सबसे पहले बेंजीन बनाया और बेंजीन बनाने के साथ आपने लगा दिया Cl। दूसरा कंपाउंड आपने फिर लिया, आपने बेंजीन लगाया और बेंजीन के ऊपर लगा दिया आपने F। तो बताएगा Cl के पास लोन पेयर है। अगर Cl के पास लोन पेयर है तो Cl का लोन पेयर अंदर जाता है, लोन पेयर अंदर जाएगा तो बेंजीन की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो डायपोल Cl से बेंजीन की तरफ होगा। लेकिन कार्बन और Cl में Cl का खींचने की पावर ज्यादा है, इसका मतलब Cl इलेक्ट्रॉन लेगा। दोनों इफेक्ट अलग अलग दे रहे हैं। तो आपको ऑर्गेनिक वालों ने बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन आपका अगर चेक करना है तो हेलोजन के लिए डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। नहीं पता है तो कोई बात नहीं। और ओवरऑल देखेंगे तो ये पर्टिकुलर जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन इधर डायपोल बनाएगा और ये भी आपका इधर डायपोल बनाएगा। तो कोई कहने लगा कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि F और Cl में Cl और F खींच रहे हैं तो भैया डायपोल बेंजीन से हेलोजन की तरफ आएगा। कोई कहने लगे कि और ज्यादा बताइएगा इनमें कौन ज्यादा? बोलूंगा F और Cl में किसका En ज्यादा? बोलूंगा F का En ज्यादा। तो खींचेगा इंडक्टिव की वजह से, लेकिन F देगा क्योंकि F के पास लोन पेयर और लोन पेयर का मतलब 2p2p, तो लोन पेयर ज्यादा देगा। तो Cl और अगर F की बात करें तो F ने ज्यादा खींचा लेकिन F ने डोनेशन भी ज्यादा दी। इफेक्ट कौन सा होगा? मेसोमेरिक इफेक्ट। इस पर्टिकुलर से आप जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपका जो डायपोल रहेगा वो F वाले का कम आएगा। दोबारा से F और Cl में किसने खींचनी पावर ज्यादा? बोलूंगा F की। अंदर लोन पेयर भेजने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा? बोलूंगा F की। तो जब ये जो F वाला है ये अंदर इलेक्ट्रॉन भेजना स्टार्ट कर देता है, इसलिए जो इसका डायपोल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है
है अच्छा। अगर और अच्छा देखने लगे तो और क्वेश्चन कर रहा हूं केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है। 11th वाले इस पॉइंट को अब ना देखें। आपसे बोला गया कि आपके पास एक कंपाउंड है मान लीजिएगा और डिफिकल्ट करना है, और ठीक है तो आपने कुछ इस टाइप का डायग्राम लिया, ठीक है। यहां पर आपने डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर लोन पेयर लगा दिया। 11th वाले ना करें तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अंदर रेजोनेंस करेगा, और अगर रेजोनेंस करेगा तो लोन पेयर एंगेज हो चुका है। अगर लोन पेयर एंगेज हो चुका है तो इस पर्टिकुलर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन में चार्ज आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर जा रहा है तो क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब डायपोल का डायरेक्शन कुछ इस टाइप का रहेगा, और इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन कितना बोला जाएगा, sp2। ठीक है, जिन लोगों को कम समझ में आ रहा है उनका भी ध्यान रखते हुए मैंने स्ट्रक्चर दोबारा बनाया, आराम से देखते रहेगा। ये 5 मेंबरिंग है तो ये एंगल 90 नहीं होगा, बस बना रहा हूं जिससे कि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। यहां पर ये कुछ इस टाइप का बनाया, यहां पर इस टाइप का बनाया, और ये लोन पेयर बनाया। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जिसको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, तो वहां पर कवर होगा। तो डायपोल की डायरेक्शन समझ में आ गई। उन्होंने कहा इसी के साथ में एक कंफ्यूजन डालने के लिए क्वेश्चन और उठाया, और उन्होंने कहा ठीक है अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आपने ये कंपाउंड और उठा लिया। ठीक है, अब मुझे बताएगा क्या बोल सकता हूं, इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर रेजोनेंस करने जाएगा और दूसरा लोन पेयर आपका हाइब्रिडाइज्ड दिखाएगा। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर दोबारा से बनाया, जिनको दिक्कत हो रही है उन लोगों का ध्यान रखते हुए। ऑक्सीजन आया, यहां पर आपका लोन पेयर आया, यहां पर आपका बॉन्ड बना, और यहां पर आपका कुछ इस टाइप का बना, और ये लोन पेयर वो है जो अंदर रेजोनेंस करने जा रहे हैं। अब अगर लोन पेयर अंदर रेजोनेंस करने जाए तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो मुझे डायपोल ऐसे दिखाई देगा। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर का डायपोल रहेगा वो इधर की तरफ रहेगा। जब आपने प्रैक्टिकल किया तो इसका जो डायपोल रहेगा वो जैसा ऊपर वाले के साथ में है, अगर मैं ये करता हूं तो ये मुझे गलत माना जाएगा और करेक्ट आंसर आएगा ये डायपोल इसका नीचे की तरफ रहेगा। किसकी वजह से, ऑक्सीजन और लोन पेयर का डायपोल ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, जबकि इस N के पास जो लोन पेयर था वो रेजोनेंस में जा रहा था। ऑक्सीजन के पास रेजोनेंस में जाने वाला भी है और हाइब्रिडाइजेशन में भी जाने वाला है, इसलिए ये आंसर आया। ठीक है, अगर आप एडजस्ट कर पा रहे हैं तो और टफ कर रहा हूं, और टफ करने के बाद बताया गया O3 क्या डायपोल बनाएगा। तो हमने कहा O3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। और ये डायपोल अगर आप रेजोनेंस कराने लगे तो कई बार आपने ये भी पढ़ा होगा कि नेगेटिव इधर आएगा और यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, यहां पर पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइड इस साइड आ रहा है और पॉजिटिव साइड ऊपर आ रहा है, तो डायपोल ऑलवेज बना रहेगा। इसीलिए इसका जो डायपोल रहेगा वो बोलूंगा नॉन जीरो आएगा। फिर और उन्होंने कहा कि ठीक है इतना तो हम लोग को एडजस्ट होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा जैसे ही आपको स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन टफ कर दिया, और 3 बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि भाई इस पर्टिकुलर का डायपोल क्या होगा, OH का और OH का। तो हमने कहा इसका डायपोल तो दोनों हो सकता है, जीरो भी और नॉन जीरो भी। हमने कहा चलेगा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमने कहा चलेगा अगर स्ट्रक्चर बनाने पर आ जाए तो एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाए जिसका नाम था बेंजीन। हमने यहां पर भी आपका प्लेनर स्ट्रक्चर बना दिया। हमने कहा इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन। क्या बोलते, इसने कार्बन ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो दोनों ने फोर्स एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। इसका मतलब दोनों केस में आपका अभी तक तो डायपोल जीरो चल रहा है। आपने कहा इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होगा जो रेजोनेंस में जाएगा, और दूसरा जो लोन पेयर होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, और इस टाइप से बना दिया। और आपने कहा एक पर्टिकुलर यहां पर इसका एक H बना हुआ है। मैंने कहा एक आपका H इधर बना हुआ है और आपका लोन पेयर इधर बना हुआ है, जो रेजोनेंस में जा रहा है उसको नहीं दिखा रहा।
कोई स्टूडेंट ये भी तो बोल सकता है कि जी H में इधर क्यों लगाऊं, मैं तो आपने जो बताया उसी को उल्टा करके बताऊंगा, क्योंकि उल्टा करने में लोगों को ज्यादा मजा आता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप इन दोनों को फिर से बना लिया। अब मुझे बताएगा ऑक्सीजन H में क्या बोलता हूं, ऑक्सीजन खींचेगा, इसने इधर खींचा, इस OH ने इधर खींचा, क्या दोनों फोर्स एक दूसरे को जब कैंसिल करेंगे तो डायपोल आएगा आपका 0। अब OH में ऑक्सीजन ने खींचा, OH में ऑक्सीजन ने खींचा, अरे खिंच गया तो डायपोल इधर की तरफ आएगा, तो डायपोल आएगा नॉन जीरो। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। अब क्वेश्चन आ जाए कि कंपटीशन में हम लोग कब क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे या नॉन जीरो लगाएंगे। तो हम लोगों को बताया जाता है कि आपका कौन सा भाई पैकिंग ज्यादा अच्छा बनाएगा, ये आपका होता है सॉलिड स्टेट में। किसमें होता है, सॉलिड स्टेट में, और ये होता है आपका गैसियस स्टेट में। कंपटीशन वालों ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया था वो इस टाइप से किया था कि आपको इसका फर्क नहीं पड़ रहा था कि सॉलिड है या गैस है, आपका आंसर आ गया था, टिक हो रहा था। लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन पूरी देनी है तो मैंने दोनों स्ट्रक्चर बना दी। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा आपका यूज हो चुका, ये भी बता चुका हूं कि लोन पेयर का इंपैक्ट कैसे कैसे पड़ता है। अभी हम लोग कवर करेंगे और टफ क्वेश्चन। अब आते कुछ और आपके टिपिकल क्वेश्चन, और आपका पूछा गया क्वेश्चन कि बताएगा इसका डायपोल की डायरेक्शन कहां पर होगी। तो हमने कहा कि इसके ऊपर मान लीजिएगा आपने CH3 लगा दिया, तो क्वेश्चन ये आया कि डायपोल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी या नीचे की तरफ रहेगी। तो जिन लोगों ने हाइब्रिडेशन पढ़ लिया है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, क्या वो बता सकते हैं कि यहां पर जो आपका हाइब्रिडेशन रहेगा वो आपका sp2 रहेगा, और इस कार्बन पे आपका जो हाइब्रिडेशन रहेगा वो आपका sp3 रहेगा। जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो क्या बोल सकता हूं इसका जो डायपोल रहेगा वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगर इजी पढ़ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये पर्टिकुलर आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर C और यहां पर CN लगा हुआ है, वो अलग बात है, कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। क्या बोल सकते हो, यहां पर जो आपका रहेगा वो हाइब्रिडेशन रहेगा sp2 और यहां पर हाइब्रिडेशन रहेगा आपका sp। जहां पर s कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पर डायपोल जाएगा, तो क्या बोल सकते हो डायपोल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। कोई कह लेगा जी ठीक है, हमें थोड़ा बहुत अब समझ में आ गया, तो एक बार और करते हैं। कोई कह लेगा जी H2O का क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप H2O की बात करते हैं तो क्या पूछता हूं, ये बनेगा O, ये बनेगा H, और ये बनेगा आपका लोन पेयर और ये बनेगा लोन पेयर। लोन पेयर का इफेक्ट भी ऐड कीजिएगा, बोलूंगा लोन पेयर का इफेक्ट इधर, ये भी इफेक्ट इधर, इसका मतलब इसका इफेक्टिव लगभग इधर की तरफ रहेगा, पोल रहेगा वो इधर की तरफ रहेगा, और इसका डायपोल इधर। क्या सभी लोग एक तरफ डायपोल बनाएंगे, इसका मतलब डायपोल जीरो या नॉन जीरो, तो बोलूंगा डायपोल नॉन जीरो। हाँ, सेम क्वेश्चन जब पहले कराया था तो मैंने लोन पेयर नहीं लिए थे, क्योंकि लोन पेयर पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर यहां तक हम लोग आ गए हैं तो अब बात करते हैं हम लोग एलीन्स की। और एलीन्स में पूछा गया आपसे C डबल बॉन्ड C, इधर बना Cl, इधर बना Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Cl, यहां पर बना आपका मान लीजिएगा H, और यहां पर बना Cl और यहां पर बना आपका H। अगला क्वेश्चन आया C डबल बॉन्ड Cl, इधर Cl H, जिसको आप बोलते हैं सिस फॉर्म। दूसरा आपका बना Cl, इधर बना Cl, इधर बना H और इधर बना H, और इन सबके आंसर दीजिएगा। क्या बोल सकते, दो डबल बॉन्ड बराबर में होते हैं तो स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होती, स्ट्रक्चर 90 डिग्री होती है। अगर 90 डिग्री पर होती है, कुछ भी कीजिएगा, ये दोनों के दोनों अगर मैं 90 डिग्री की बात करने लगूं तो एक ही ऐसा रहेगा, तो इसका इफेक्टिव फोर्स बीच में रहेगा, और इधर वाला आपका कुछ इधर की तरफ रहेगा, दोनों सेम लाइन पे आएंगे। अगर दोनों सेम लाइन पे आएंगे, एलीन में फिर से रिवाइज किया जाएगा, जो लोग 12th के हैं उनको तैयारी करवानी है, तो क्या बोलते हैं इसका डायपोल आपका 0 आएगा। इन दोनों का जो फोर्स रहेगा वो हल्का सा ऊपर की तरफ रहेगा, इसका आपका हल्का सा ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन 90 डिग्री इंक्लाइन रहेगा। एक आपका ऐसे रहेगा, एक आपका आगे की तरफ रहेगा। टोटल डायपोल बोलूंगा आएगा नॉन जीरो। ट्रांसफॉर्म है डायपोल 0, बहुत बढ़िया, डायग्राम बना देता हूं। एक पर्टिकुलर ऊपर गया, एक ऊपर गया, तो टोटल डायपोल 0 या नॉन जीरो, तो बोलूंगा आंसर आपका आएगा नॉन जीरो। यहां पर आपका डायपोल कंप्लीट हो चुका है, और डायपोल के बाद अब अगला टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट।
और कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट में हम लोग को बोला जाता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट आपका एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय डायपोल थ्योरेटिकल इनटू 100। इस फॉर्मूले को सुबह दोपहर शाम याद करना है। स्कूल वाले पूछेंगे, न्यूमेरिकल भी पूछेंगे, तो हमें कहा गया इसको प्रूफ करवाइएगा। मैंने कहा अगर प्रूफ कराने पर आ जाते हैं तो मान लीजिएगा कि आपके पास ए बॉन्ड और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। मैंने कहा ठीक है, तो हमने कहा दोबारा से एज्यूम कीजिएगा कि आपका ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो इस पर चार्ज आएगा, मान लीजिएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो बताइएगा इस पर्टिकुलर के अगर मैं डिस्टेंस को डी मानने लगता हूं, मान लीजिएगा, तो क्या बोलता हूं जो डायपोल रहेगा वो रहेगा इसका मैग्नीट्यूड या इसका मैग्नीट्यूड, और पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड लो या नेगेटिव का 1 यूनिट का मतलब हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू डी। तो क्या बोलते हैं ये डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है इस इमेजिनरी कंपाउंड के लिए, और यहां पर आपका जो पर्टिकुलर आपका परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ रहा है वो कितना आया, बोलूंगा 100%। अब बात करते हैं इसकी। सेम कंपाउंड में आयनिक हटा दिया और आपने कहा एक्चुअल में तो बॉन्ड लेंथ आपकी सेम है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इस पर चार्ज है आपका, मान लीजिएगा -q चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इस पर जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया या एक्सपेरिमेंटल किया तो लिखा जाएगा q इंटू डी, किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस। अब हम इस थ्योरी पे आते हैं। अगर इतना डायपोल मोमेंट है तो परसेंटेज आयनिक हुआ 100%। तो अगर आपका डायपोल की वैल्यू आती है 1 तो बताएगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना आएगा, तो बोलूंगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर आएगा 100 अपॉन, हाँ जी वैल्यू कॉपी कीजिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू आपका आ गया डी। हमने कहा हमने तो ये निकाला था, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आप एक्सपेरिमेंटल निकाल चुके हैं तो हम लोग बोलेंगे जो भी आपने निकाला है परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या बन जाएगा बताइएगा, तो बोलूंगा बनेगा 100 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डी इंटू ये डेटा वहां पर चला जाएगा Q इंटू डी। क्या मैं लिख सकता हूं आगे? इसका मतलब हुआ परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो होगा वो हो जाएगा Q इंटू डी को बोलूंगा एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाई ये बनेगा आपका थियोरेटिकल इंटू हो जाएगा आपका 100। बहुत से लोग बोलेंगे डी से डी क्यों कट नहीं किया? डी से डी इसलिए कट नहीं किया कि आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आप देखना कि डी से डी कट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन है, और अगर ये याद ना करना पड़े तो हम सीधा बोल सकते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर हो जाएगा डायपोल एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय डायपोल थ्योरेटिकल इनटू 100। अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो कि काफी सिंपल है। उन्होंने हमें बोला रखा है कि एक HF है जिसके बीच में हमें लेंथ दी गई है 0.92 एंगस्ट्रॉम, और उसका प्रैक्टिकली हमें डायपोल भी दे दिया है 0.64 इंटू 10⁻⁻29। अरे अच्छी बात है कूलम डॉट मीटर में दिया, दबाई नहीं दिया, वरना बैठ के कन्वर्ट करना पड़ता। तो हमने बोलने लगे कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करने लगूं तो बोलूंगा सॉल्यूशन का मतलब हुआ ये हुआ आपका H और ये हुआ आपका F। इसके बीच में मुझे गैप दिया हुआ है कितना है, बोलूंगा 0.92। लीजिएगा 0.92 आपने इसके बीच का बॉन्ड लेंथ लिख दिया। अगर इस पर चार्ज माइनस आएगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, बोलूंगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना होगा, बोलूंगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर होगा डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय डायपोल थ्योरेटिकल इनटू 100। मैं बोलूंगा ठीक है एक्सपेरिमेंटल कितना, बोलूंगा 6.64 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइड बाय थ्योरेटिकल। सोचिएगा 100% आयनिक है, बोलूंगा 100% आयनिक है तो H पे चार्ज आएगा प्लस और F पे आएगा माइनस। इसका मतलब चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिस्टेंस जो दे रखी है बॉन्ड लेंथ की वो दे रखी है 0.92। अपनी तरफ से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और इसको एंगस्ट्रॉम को बनाया मैंने मीटर, इसका मतलब 10⁻⁻10। मैंने कहा ठीक है बाकी सब काम दोबारा से करते हैं, इनटू आपका 100।
जब आपने इसकी कैलकुलेशन करी तो इसका आंसर आया 43.47%। इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं, बस एग्जाम में दिक्कत क्या आएगी, बैठ के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ध्यान रखिएगा HF के बीच में जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा आयनिक है और थोड़ा सा आपका कोवलेंट है, काफी मजेदार है HF।